नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रुक रुक कर बढ़ोतरी जारी है। एक दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। आज पेट्रोल का दाम 26 से 29 पैसे तक बढ़ा है और डीजल की कीमत अधिकतम 30 पैसे तक बढ़ी है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 22 पैसे जबकि डीजल की कीमत 87 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर है। देश भर में तेल की कीमतें शनिवार को स्थिर रही थी। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पेट्रोल का खुदरा दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तो देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में ही बिक रहा है। हालात ये हैं कि हर दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही भोपाल में 105 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम 96 रुपए 65 प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार हैं। आर्थिक स्थिति जनता की कमजोर है। ऐसे में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम सीधे तौर पर जनता की जेब पर बोझ डालते हैं। हर दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आखिर कब तक महंगाई की रफ्तार थमेगी, कब जाके जनता को राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। डीजल पेट्रोल के दाम में आज हुई बढ़ोतरी के बाद लखनऊ में पेट्रोल 94 रुपए 42 पैसे और डीजल 88 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। लखनऊ में डीजल 22 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अविनाश। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें खून के आंसू रुला रही है। कल की राहत के बाद आज एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ में 22 पैसे डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत तकरीबन 28 पैसे बढ़ी है। जिस हिसाब से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो महंगाई चरम पर है और वैसे में डीजल और पेट्रोल की कीमतें भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। भैया, जिस हिसाब से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसका कितना असर पड़ रहा है लोगों की जेब? बहुत असर पड़ रहा है। अरे धीमे धीमे 100 रुपये होने वाला है लगभग। हम लोग परेशान हैं, समझ लीजिए। आप तो मतलब चाहते हैं कि कम हो, इस ब्रेक लगे अभी? जी जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई की मार झेल रही जनता अब चाहती है कि सरकार को इसमें राहत देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखा जाए तो जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 100 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है लखनऊ में। वहीं जो डीजल की कीमत है वो तकरीबन 88 रुपये प्रति लीटर लखनऊ में डीजल बिक रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस हिसाब से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो मई से लेकर अब तक तकरीबन 2 दर्जन बार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सफदरसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ। तो लखनऊ से आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी। वहां की जनता बेहाल है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिक रहा है। आज भोपाल में पेट्रोल की क्या कीमत, आम जनता का क्या कहना, क्या स्थिति आम जनता की महंगाई को लेकर है? देखिए, बिल्कुल गुंजन, मध्य प्रदेश में आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है देश भर से। अगर आप अलग अलग राज्यों से तुलना करते हैं, अनूपपुर की बात की जाए तो 108 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो जा पहुंची है। डीजल आप देखिए 96-97 रुपये प्रति लीटर हो गया है कई ज़िलों में। और अब तो डीजल को लेकर ये कयास लगने लगे हैं, जिस तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं रोज़ाना, है कि डीजल भी जल्द से जल्द 100 रुपये के पार हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड रोज़ाना ही पेट्रोल और डीजल के दाम बना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था इतना महंगा 90 रुपये प्रति लीटर तक भी कीमत नहीं गई थी। पिछले वर्ष तक की अब बात करते हैं, मगर अब तो बीते 1-2-3 महीनों से आप देखेंगे, या जब से चुनाव खत्म हुए उसके बाद से देखेंगे तो 8-9 रुपये की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हुई है। जनता सिर्फ यही कह रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने चाहिए। और मध्य प्रदेश में गुंजन, अगर आप राजनीतिक रूप से देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा है। 2018 में देखिए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में
इसे शामिल किया था कि हमारी सरकार आई तो 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 3 रुपये प्रति लीटर डीजल पर दाम कम करेंगे। अब दाम कम नहीं हुए, उन्हें भी राजस्व बढ़ाना था, उसके बाद उन्होंने 5% तक वैट बढ़ाया। बीजेपी सरकार आ गई, बीजेपी सरकार आने के बाद फिर से उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो दाम ज़रूर कम होंगे, दाम कम नहीं हुए, उल्टा दाम इतने बढ़ते चले गए कि जो इतिहास में कभी इतने दाम नहीं पहुंचे थे उस रिकॉर्ड पर हम मध्य प्रदेश में जा पहुंचे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये दाम थम गए हों, ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हो कि एक हफ्ते से दाम नहीं बढ़े हैं, हर दूसरे या तीसरे दिन मध्य प्रदेश में दाम बढ़ते जा रहे हैं। जनता पहले ही परेशान है, रोजगार को लेकर कितनी परेशानी इस लॉकडाउन में रही है। शुभम, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर राजनेताओं से इसको लेकर पूछा जाता है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर डालती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर। एमपी में बीजेपी की ही सरकार है, अगर केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम नहीं हो रही है तो वेट राज्य सरकार कम कर सकती है, लेकिन इस तरफ भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, लौटूंगी शुभम आपके पास। अर्थशास्त्री हैं अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं। एमपी में देखें तो 100 के पार तो जाने कब का पेट्रोल हो चुका है, डीजल भी अब 100 के करीब पहुंचने लगा है। देखिए, दाम इसलिए बढ़ रहे हैं कि दाम तो आपको राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को राजस्व की वृद्धि करना आवश्यक है, क्योंकि कोविड टाइम में जो बाकी टैक्सेस हैं वो कम हो गए हैं, उनका कलेक्शन कम हो गया है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए या इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए। देखिए, मुद्दा ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। वास्तविकता में भारत जैसे देश में जो होना ये चाहिए कि जो अमीर है, जिसकी इनकम अभी भी बची हुई है, उसको टैक्स किया जाए। जब आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं और डायरेक्ट टैक्स को या तो कम कर देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स को आप कम कर देते हैं और इनकम टैक्स को आप नहीं बढ़ाते हैं, या आप एडिशनल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं ढूंढते हैं, तो आप ये पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स बढ़ाते हैं, इसका बोझ सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग पे और गरीब वर्ग पे पड़ता है, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है, घर से बाहर निकलना उसके लिए आवश्यक है। और देखिए, अभी तो समस्या और गहन होने की संभावना है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। पिछले 2 दिन के अंदर रुपए 1% वीकेन हुआ है। क्रूड की जो बास्केट है वो उसके दाम निरंतर बढ़ रहे हैं और इसकी संभावना है कि $80 पर बैरल हो जाए। तो इस प्रकार से अगर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के आय के स्रोतों को कम किया जाएगा, उसकी डिस्पोजेबल इनकम को कम किया जाएगा, उसकी डिमांड को कम किया जाएगा, तो इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे नुकसान पड़ेगा। तो जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं और जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं, आज की तारीख में जिस तरह वो इंगित कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमें उन लोगों पे टैक्स करना चाहिए जिनके पास इनकम है, जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, जिनकी इनकम पिछले 1 साल में बढ़ी है। और ये सर्वविदित है कि किन लोगों की 3% लोगों की इनकम पिछले 1 साल में बढ़ी है, उनको टैक्स करने की आवश्यकता है। और पेट्रोल डीजल का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टर्स अपने दाम नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है और सप्लाई भी 50% पे चल रही है। जिस दिन सप्लाई पूरी हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी, उस दिन ट्रांसपोर्टर्स भी अपने दाम 20-25% बढ़ा देंगे और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे अल्प मध्यम वर्ग और जो मध्यम वर्ग है उसकी पीठ और ज्यादा टूट जाएगी। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। लौटूंगी आपके पास। दुर्गेश हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए। जबलपुर में क्या स्थिति है? जनता बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को किस तौर पर देख रही है? महंगाई की वजह से जनता वहां कितनी परेशान है? प्लीज दुर्गेश। बिल्कुल गुंजन, देखिए, महंगाई की मार तो जबलपुर की जनता पर भी पड़ रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है पिछले 24 घंटों में, जिसकी वजह से जबलपुर में जो आज के दाम है पेट्रोल के, तो वो 105 रुपए 77 पैसे करीब पहुंच चुका है। तो वहीं डीजल की हम बात करें तो वो 96 रुपए के पार हो चुका है। साफ है कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने न केवल आम आदमी को परेशान किया है, बल्कि इसका असर दूसरी महंगाई पे भी पड़ रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अब ट्रांसपोर्टर भी मांग इसकी करने लगे हैं कि उनका किराया बढ़ाया जाए, ऑटो चालक भी इसकी मांग करने लगे हैं कि उसका किराया बढ़ाया जाए, बस संचालक तो पहले से ही कह रहे थे कि करीब 40 से 60% तक किराए की बढ़ोतरी की जाए। तो पहले से जो कोविड काल के चलते हमने देखा कि तमाम 2 बार लॉकडाउन का सामना करना पड़ा आम जनता को। दूसरी लहर में जब लॉकडाउन हुआ था तब भी यही स्थिति रही,
बाजार तमाम बंद रहे, तमाम व्यापार बंद रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात गुंजन की नौकरियां भी बड़ी संख्या में यहाँ पे गई है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, छोटे प्राइवेट सेक्टर की बात करें या बड़े प्राइवेट सेक्टर की बात करें। उद्योग धंधे बंद हुए हैं, जिसकी वजह से जो उद्योगों में काम करने वाले लोग थे उनको अब रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आम आदमी के पास समस्या सामने ये आ गई है कि वो अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाए, अपना घर का बजट कैसे चलाए, क्योंकि आमदनी है नहीं है। ऊपर से तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका असर दूसरे खाद्य पदार्थों भी पड़ रहा है। देखिए खाने के तेल की कीमतों में भी तकरीबन 30 से 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये रोजमर्रा की चीजें हैं गुंजन। देखिए इनमें यदि लगातार महंगाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है कि फिर आम आदमी को असर पड़ेगा। यही वजह है कि लगातार जबलपुर में भी जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। मजबूरी ये बन गई है गुंजन सभी लोगों की कि देखिए डीजल हो या पेट्रोल हो या दूसरे खाद्य तेल हो, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। आपको यदि घर से निकलना है तो आप अपनी बाइक से ही निकलेंगे, अपनी कार से ही निकलेंगे, तो ऐसे में मजबूरी बन जाती है उनका पेट्रोल डालना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि जिस 100 रुपए के पेट्रोल वो पिछले दिन 4 दिन या 5 दिन चलते थे, अब वो 1 दिन या 2 दिन भी नहीं चल पा रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि हर एक आम मध्यम वर्गीय की बात करूं गुंजन, जिसकी इनकम जो है 10 से 15 हजार रुपए की होती है मंथली, उसका हर एक चीज का बजट फिक्स होता है। पेट्रोल का बजट वो अपना अलग रखता है कि यदि मुझे काम पर निकलना है तो मेरे 1 से 1,500 या 2,000 पेट्रोल में खर्चेंगे। लेकिन अब वही बजट जो है रोजगार की स्थिति है नहीं, कितने ही लोग बेरोजगार इस कोरोना काल में नहीं हो गए। ऐसे में बढ़ती महंगाई सीधे तौर पर जनता पर मार पड़ रही है। ठीक है अखिल स्वामी जी, कैसे जनता को हम राहत दे सकते हैं, सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? क्योंकि अगर देखें तो राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है, वैट और एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो क्या जनता को राहत मिलने का कोई और सोर्स नहीं है? जो राजस्व आता है वो किसी और तरीके से इकट्ठा नहीं किया जा सकता? पेट्रोल डीजल पर कुछ राहत नहीं दी जा सकती? देखिए आय का स्रोत बिल्कुल स्पष्ट है। इस समय ये आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार जो कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने घटाया था उसको बढ़ा दे। जो इनकम टैक्स में वो कटौती नहीं कर रहे हैं, ना बढ़ोतरी कर रहे हैं, इनकम टैक्स में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि आय की स्रोत की आवश्यकता है। लेकिन आय जो टैक्स लिया जाए उन लोगों से लिया जाए जिनके पास पैसा है। और सरकार संभावित रूप से इसलिए नहीं करना चाहती है इसको क्योंकि वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। 2-2.5 लाख करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट से लेना चाहती है। और अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाएगी या इनकम टैक्स को बढ़ाएगी तो शेयर मार्केट टूट सकता है और उनके डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट पूरे नहीं होने की संभावना बन सकती है। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि जो जीएसटी है, जैसे चिकित्सा उपकरण, जो कोविड पीरियड में चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता हुई उसमें जीएसटी 0 हो जानी चाहिए। जिन चीजों की गरीब और मध्यम वर्ग उपयोग करता है उसके टैक्सेस को कम कर देना चाहिए। और जो पेट्रोल और डीजल पे टैक्स है उनको बिल्कुल कम करना चाहिए। यहां तक कि डीजल और पेट्रोल पे आज से 5 साल पहले जो प्रोपोर्शन था वो अब करीब करीब बराबर हो गया है। पहले 70 रुपए का अगर पेट्रोल होता था 45 रुपए का डीजल होता था। आज 100 रुपए का पेट्रोल है तो 90 रुपए का डीजल है। और डीजल जो है वो किसान उपयोग में लाता है। तो अपनी समस्याओं को और ज्यादा जटिल अगर नहीं करना है तो टैक्स उनसे लीजिए जिनके पास इनकम है। हाँ, उनको परेशानी होगी, जो उच्च मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है उसको परेशानी होगी, लेकिन वो परेशानी झेल सकता है। और एक चीज का और ध्यान रखिए कि जब उच्च वर्ग की आय बढ़ती है तो निवेश बढ़ता है, जब उच्च मध्यम वर्ग की आय बढ़ती है तो बचत बढ़ती है, और जब मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग की आय बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। भारत में डिमांड को बढ़ाना इंडस्ट्री को सरवाइव कराने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग के हाथ पकड़ने की आवश्यकता है, उनकी हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, उनपे कर्ज के जो बोझ हैं और उनपे जो टैक्स के बोझ हैं उन्हें कम करने की आवश्यकता है। कि तो आय के स्रोत उन लोगों से सृजित किए जाएं जिनके पास आय है, जिनकी आय बढ़ी है। और अगर आप कॉर्पोरेट्स के जो लिस्टेड कंपनी है उन कॉर्पोरेट्स के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखेंगे या प्रोमोटर्स की नेटवर्क देखेंगे तो पिछले 1 साल में उनके नेटवर्क 1.5 और दुगनी हुई है। उन पे टैक्स लगाने की आवश्यकता है और गरीब के हाथ पकड़ने की आवश्यकता है। ठीक है सर, ठीक है। शुभम, अब से कुछ वक्त पहले ही अगर हम देखें तो जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे उसके बाद चुनाव आए, चुनाव में पेट्रोल डीजल के दाम कुछ गिरे और उसके बाद फिर से बढ़ गए। इसे किस तौर पर देखा जाए? क्या हर बार चुनाव जब भी आएंगे राजनीतिक पार्टियां या फिर चुनावी माहौल जब भी होगा तब जनता को राहत दी जाएगी और उसके बाद वापस से उसी ढर्रे पर वापस लौट आएंगे? इसे किस तौर पर समझे हम? देखिए, इस तरह के सवाल जनता करती है और आंकड़े सब कुछ बतलाते हैं गुंजन, क्योंकि
पेट्रोल डीजल की बात करें या कोरोना की भी आप बात करें तो उस समय तक मामले नहीं बढ़ रहे थे। अगर मैं अन्य राज्यों को छोड़कर सिर्फ मध्य प्रदेश पर ही फोकस करूं, मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो दमोह उपचुनाव आपको याद होगा, जहां पर पूरे देश में जब लॉकडाउन लगाया जा रहा था दमोह में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी। खैर ये कोरोना की बात हुई, मगर पेट्रोल डीजल के का भी इसी तरह के हालात थे। आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने लगी थी, कुछ पैसे 10 से 20 पैसे कम हो रहे थे, हर दूसरे तीसरे दिन दाम कम हो रहे थे, या दाम कम से कम स्थिर थे, दाम बढ़े नहीं थे। मगर एक आंकड़ा हमारे पास है कि 2 मई के बाद से जब नतीजे आए उसके बाद से अगर आप मध्य प्रदेश का आज तक का हाल देखेंगे तो तकरीबन 7 से 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 1-1.5 महीने में ही इस तरह के हालात बने हैं मध्य प्रदेश में या पूरे देश भर में कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो पिछले 1-2 साल में नहीं बढ़ रहे थे उतने बढ़ चुके हैं, यानी डीजल में भी 7 से 8 रुपये। तो इसको लेकर जनता ज़रूर सवाल पूछती है और कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे विषय में कटघरे में भी खड़े होती है कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। एक तरफ सरकार से जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ तय हो रहा है, और जब मध्य प्रदेश या जब अलग अलग राज्यों में चुनाव आते हैं तो फिर दाम बढ़ना कम हो जाते हैं या एक तरह से रुक जाते हैं, इस पर फुल स्टॉप लग जाता है। तो ये सवाल ज़रूर खड़े होते रहे, मगर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का सरकार पर कोई असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आता है। कांग्रेस कई दफ़ा प्रदर्शन कर चुकी है, लगातार हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने साइकिल चलाकर प्रदर्शन किया था, मगर इन सब के बावजूद जो है सरकार राजस्व की दुहाई दे रही है कि हमारे पास आय का कोई दूसरा जरिया नहीं है, इसीलिए शुभम, सबसे बड़ी बात यह है सरकार किसी की भी हो, विपक्षी पार्टी जिस वक्त सरकार में जो होता है उसकी अवहेलना भी की जाती है, निशाना भी साधा जाता है और कोसा भी जाता है कि आपकी सरकार में महंगाई इतनी ज्यादा है। जब दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है हालात जस के तस रहते हैं, ऐसे में जनता तो पिसती ही पिसती है। ठीक है दुर्गेश, अगर देखें आम जनता की आमदनी कोरोना काल में काफी हद तक गिर चुकी है। बहुत साल पहले एक गाना आया था, उसमें लाइन थी सखी सैया तो खूब ही कमाते। ये लाइन बहुत ध्यान देने वाली है। उस वक्त लोग कमाते जरूर थे, बेशक महंगाई थी, लेकिन आज तो कमाई भी इतनी कम है। बिल्कुल गुंजन, ये गाना उस समय की महंगाई की जब यूपीए गवर्नमेंट थी सेंट्रल में और जब लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन तब जो दाम बढ़ रहे थे वो 75 से 80 रुपए के तकरीबन बीच के थे। लेकिन उसकी तुलना आज के दौर में करी जाए तो इससे 10 गुना यदि महंगाई कहेंगे तो कम नहीं होगी, क्योंकि महंगाई के साथ साथ लोगों का रोजगार भी छिना है। फिर चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, तो ये महंगाई का डबल डोज है। यानी कि एक तरफ महंगाई तो लगातार बढ़ ही रही है, लोगों की आय नहीं बढ़ी, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी और महंगाई लगातार बढ़ती गई है। 10 साल पहले जब ये गाना आया था तब की स्थिति ये थी कि आय थी लेकिन महंगाई भी लगातार बढ़ रही थी, उसके साथ साथ इनकम में भी बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन आज की तारीख में ये हुआ है कि महंगाई तो आसमान पर पहुंच गई है लेकिन इनकम जो है धराशायी हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में महंगाई का ये डबल डोज है और यही वजह है कि आम आदमी परेशान हो रहा है। समस्या सबसे बड़ी ये है गुंजन आम व्यक्ति के सामने कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि सरकार सुनने वाली है नहीं है, सरकार के पास फिलहाल कोई काम है नहीं है, क्योंकि कोरोना संकट काल के दौरान तमाम तरह की बातें हैं सरकार के पास भी कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि आम आदमी परेशान होगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। बिल्कुल ठीक बात है। इसको बहुत अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं अखिल स्वामी जी। पहले अगर देखें तो लोगों की आमदनी थी और अगर महंगाई भी बढ़ रही थी तो काफी हद तक लोग उसे मैनेज कर ही रहे थे और जनता के पास कुछ ज्यादा चारा रहता नहीं है। अब लोगों की आमदनी घटती जा रही है, रोजगार लोगों के पास है नहीं और महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में जनता करे तो करे क्या? ये स्टैगफ्लेशन का इंडिकेशन है। अगर इनकम बढ़े, अगर डिमांड बढ़े तो इन्फ्लेशन बढ़ना स्वाभाविक है। अगर डिमांड न बढ़े और सप्लाई कम हो जाए तो इन्फ्लेशन होना संभावित है। यहाँ पे जिस प्रकार से डिमांड कम हुई है, जिस प्रकार से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स कम हुआ है, जिस प्रकार से पीएमआई कम हुआ है, जिस प्रकार से मार्केट के अंदर डिमांड कम हुई है और सप्लाई भी बाधित जरूर हुई है, लेकिन सप्लाई उतनी बाधित नहीं हुई जितनी बार डिमांड बाधित हुई है। इसके बावजूद अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसका मतलब ये है कि सप्लाई और डिमांड से ज्यादा जो डिसरप्शन हुआ है वो ट्रांसपोर्टेशन में हुआ है, वो लॉजिस्टिक्स में हुआ है या जमाखोरी हो रही है। देखिए खाद्य पदार्थों में जितना ज्यादा सप्लाई हुआ है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जितना ज्यादा बढ़ा है, भारत में पिछले साल अगर किसी चीज में ग्रोथ हुई है, जीडीपी में ग्रोथ हुई है तो एग्रीकल्चर में हुई है। एग्रीकल्चर में 3 पॉइंट से ऊपर ग्रोथ होने के बावजूद अगर जो हमारे घर के खर्चे, जो हमारे
कंजम्पशन के आइटम्स हैं उसमें अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका माने डिसरप्शन सप्लाई और डिमांड से ज्यादा लॉजिस्टिक्स में है। और अगर इस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते गए और इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस भी $80 के आसपास पहुंच गए और रुपये भी वीकेंड होता गया तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा सरकार को सजग होने की आवश्यकता है और वो कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे वैकल्पिक आय के स्रोत ढूंढे जाएं और सामान्य जनता पे बोझ न डाला जाए। अखिल स्वामी जी, लगातार इसको जीएसटी में शामिल करने की मांग अभी तक उठती रही है विपक्षी पार्टियों की ओर से, तो क्या इसे जीएसटी में शामिल नहीं किया जा सकता जिससे जनता को कुछ हद तक राहत दी जा सके? जीएसटी में शामिल करेंगे सरकार तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो आय के स्रोत कम हो जाएंगे, क्योंकि आज वो टैक्सेशन ले रहे हैं, अगर वो जीएसटी में आएगा तो टैक्सेशन कम हो जाएगा। तो देखिए, आय के स्रोत तो आपको बढ़ाने हैं, ये नहीं हो सकता कि आज उसको जीएसटी में ले आए। जो आज आप 3-3.5 लाख करोड़ के अपने टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं उसका वैकल्पिक स्रोत तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। वो जो स्रोत है वो आपका होना चाहिए जिन लोगों के पास आय है या जो कैपिटल गेन हो रहा है। शेयर मार्केट ने पिछले 1 साल में कोविड होने के बावजूद अपनी उच्चतम ऊंचाइयों को छुआ है। जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशंस बढ़े हैं, तो टैक्सेशन वहां करने की आवश्यकता है जहां पे आय बढ़ी है। जिन लोगों की आय घटी है या आय बिल्कुल खत्म हो गई है उनको, या जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री जो पूरी तरह से ठप हो गई है, जैसे एमएसएमई इंडस्ट्री ठप हो गई है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितना एमएसएमई को हुआ है, बड़े उद्योगों को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना छोटे उद्योगों को हुआ है। अगर सरकार ये लोग जो पिछड़ते जा रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर, और जिन लोगों की बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग ऊपर उठे थे, 2 करोड़ लोग से ज्यादा लोग भी ऐसे हैं, 20 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे सरक गए हैं। इन लोगों का हाथ पकड़ने की आवश्यकता है, इनको टैक्स में छूट देने की आवश्यकता है। तो आपको वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है और आपके पास वैकल्पिक स्रोत हैं, उन पे जोर डालिए और साधारण जनता को टैक्स के बोझ से मुक्त कीजिए। जीएसटी पे लाइए या न लाइए, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल के टैक्स हैं, और ये 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आप देखिएगा महंगाई और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स जब पूरी सप्लाई बढ़ जाएगी अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और ज्यादा बढ़ा देंगे। बहुत अच्छे से अखिल जी आपने इसको हमें समझाया। शुभम, जिस तरीके से अखिल जी ने भी बताया, अगर एमपी सरकार पर ही बात करते हैं तो सरकार बहुत सारी चीजों में जनता को राहत दे रही है। कोविड को लेकर सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, कोरोना को कंट्रोल में भी कर लिया, लगातार विकास कार्यों की सौगातें भी दी जाती हैं। अगर केंद्र सरकार को भी देखें तो तमाम योजनाएं सरकार की ओर से चल रही हैं। तो क्या ऐसा नजर नहीं आता सरकार एक तरफ तो जनता की मदद करती है, दूसरी तरफ क्या सिर्फ राशन से, दाल से, चावल से ही घर चल जाता है? बाकी की चीजें की भी तो जरूरत होती है ना। इस ओर भी सरकार को क्या ध्यान देने की जरूरत नहीं है? एक तरफ से जनता को राहत और दूसरी तरफ से जनता पर ही मार। देखिए, सिर्फ आपने बिल्कुल ठीक कहा गुंजन कि सिर्फ राशन से 5 किलो चावल आटा अगर आप दे दें उसी से घर चल जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। कई और भी चीज़ें जो हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़रूरी होती है। और बात अगर डीज़ल की जाए तो आज से नहीं, सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी डीज़ल महंगा होता है तो जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा होता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो तमाम चीज़ें महंगी होती है। और आप महंगाई की बात कीजिए, सिर्फ पेट्रोल डीजल में नहीं, आप खाने के तेल की बात कीजिए, बाज़ार में हम जाते हैं वो कितना महंगा हुआ है। जो पहले 15 लीटर तकरीबन 1500 रुपये में आता था, उसकी कीमत अब 2500 रुपये हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप घर बनवाते हैं तो वहाँ पर देख लीजिए सरिया कितना महंगा हुआ है, लोहा कितना महंगा हुआ है, ईंटें कितनी महंगी हुई है, सीमेंट कितना महंगा हुआ है। तो हर तरफ आप जाएंगे तो आपको महंगाई की मार जो है पड़ती हुई नज़र आएगी। और दूसरी तरफ आप देखें कि लोगों के रोज़गार जो है वो चले गए हैं। अगर आप छोटे व्यापारियों की बात करें, आप रेहड़ी पटरी वालों की बात करें तो उनके क्या हालात हुए हैं। 2 महीने से जो रोज़ खाते कमाते हैं उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं महंगाई की मार लगातार मध्य प्रदेश के लोगों पर पड़ रही है। और ऐसे में वो यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम दाम कम होना चाहिए। अब ये काफ़ी मुश्किल लगता है कि दाम किसी भी तरह से कम होंगे, क्योंकि अब पेट्रोल देखिए कहाँ तक 108-109 रुपये तक अगर ये पहुंच गया है, डीजल तकरीबन 100 रुपये होने जा रहा है। तो ये कब संभव होगा कि इनके दाम जो है कम होकर, और कितने कम होंगे? क्या 30 रुपये तक कम होंगे जो पहले हम 70-75 रुपये देखा करते थे? बिल्कुल ठीक बात है। अगर राहत भी मिलेगी तो उतनी राहत नहीं मिलेगी जिससे कि जनता को संतोष और कुछ हद तक राहत यहाँ पर मिल पाए। ठीक है, अखिल स्वामी जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। क्या आपको लगता है अभी स्थिति कुछ संभलेगी, कुछ पेट्रोल डीजल के दामों में आने वाले वक्त में कुछ कमी आएगी? क्या इसको लेकर सरकार कर सकती है? देखिए, जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय तेल के मूल्य
पिछले एक महीने में बढ़े हैं। एक समय था आज से 8 महीने पहले जब $30 पर बैरल क्रूड था, आज ये $75 के आसपास है और निरंतर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आपका जो रुपए है वो वीकेंड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि क्रूड के फ्रंट पे आपको बहुत ज्यादा सहूलियत मिलने की संभावना नहीं है। तो अगर ये क्रूड के प्राइसेस को आप टैक्सेस बढ़ा के कंज्यूमर के ऊपर बोझ डालेंगे तो डिमांड कम होगी और पूरी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। आय के वैकल्पिक स्रोत सरकार को ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल, और सरकार को ये पेट्रोल, सोचने डीजल पे की टैक्स को जरूरत घटाना है होगा। क्योंकि इससे सीधे तौर पर जनता पर मार पड़ती है। सर, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल स्वामी जी, आपका शुभम आपका भी शुक्रिया और दुर्गेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।